चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं इतिहास, जिसमें प्राचीन इतिहास हम शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास, और दूसरा पढ़ेंगे आद्य इतिहास, और तीसरा ऐतिहासिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो प्रागैतिहासिक है या प्रागैतिहासिक काल है उसमें किसको शामिल करेंगे। तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य रहता ही नहीं है। जैसे कि औजार है, बस्ती है, अस्थियां हैं, ये सब जहाँ पर मिलता है, जिसके आधार पर हम उस समय के इतिहास को जानते हैं, वो प्रागैतिहासिक या प्राकृतिक इतिहास, प्राक इतिहास कहलाता है। दूसरा है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य भी रहता है और लिखित साक्ष्य भी रहता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। जैसे कि हड़प्पा में प्रागैतिहास जो पुरातात्विक स्थल मिले हैं, ईंटें वगैरह सब मिले तो हैं, साथ में लिखित में भी मिला है, लेकिन उस लिखित को हमने पढ़ ही नहीं पाया है। तो इस प्रकार से ये आद्य इतिहास कहलाता है। अब ऐतिहासिक किसको कहेंगे हम। ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य भी रहेगा, साथ में उसमें लिखित साक्ष्य भी रहेगा, और उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सकता है। जैसे कि बौद्ध, जैन, महाजनपद, ये सब के सब जो है ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब देखते हैं हम प्रागैतिहासिक, अर्थात स्टार्टिंग वाला जो है प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको कहते हैं। वो है डॉक्टर प्राइमरोज। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, जो कि प्रमुख था जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया का, उसने पल्लवरम, तमिलनाडु के पल्लवरम में पहली बार खोज किया, और वहाँ से फिर खोज का सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन्होंने 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। अब सबसे प्राचीन पाषाण उपकरण बोरी, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ खोजा गया है। पाषाण उपकरण मतलब, पाषाण उपकरण कहने का मतलब है पत्थरों से कुछ औजार बनाया हुआ था। तो उसी समय से कहा जा सकता है कि लोग सभ्य होना शुरू हो गए थे। अब देखते हैं पुरातात्विक को थॉमसन ने 3 भागों में बांटा है। एक है पाषाण काल में, दूसरा कांस्य युग में, तीसरा लौह युग में। और उसी के साथ ही कांस्य युग में तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अवधि देखेंगे, लौह युग में भी आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं पाषाण। पाषाण में पूरा, मध्य और नव 3 भागों में बटा है। पहले देख लेते हैं पूरा में पूर्व या निम्न मध्य, जिसमें 5 लाख से 10,000 BC का समय है। उस समय शिकार और संग्रहण करते थे लोग, और पशुपालन उस समय नहीं किया जाता था। ये जो है तीनों का है आग का उपयोग नहीं कर पाते थे, हालांकि आग को जानते थे। और इस स्थल उसमें है अतिरंपकम हथनौर, अतिरंपकम तमिलनाडु में, हथनौर MP में, और भीमबेटका भी MP में है, यूनेस्को में शामिल है ये। मिर्ज़ापुर जो कि UP में है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC को माना जाता है। पशुपालन सीख लिया था पहले, सबसे पहले कुत्ते को पशुपालन किया, और बागौर राजस्थान में इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में 10,000 से 1,000 BC के अंतर्गत है कृषि के उस समय किया जाता था जौ, गेहूँ, चावल और मक्का। जौ धार्मिक रूप से सबसे पहली बार पता चला, और खाद्यान्न के रूप में गेहूं का पता सबसे पहली बार चला कि ये लोग गेहूं को कृषि करते थे। ये लोग स्थायी रहना शुरू हो गए थे। आग का उपयोग अब समझ गए। कुंभकारी और पहिया का खोज कर लिए। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, कृषि का सबसे पहला साक्ष्य 7,000 BC में मिलता है। कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, चावल के साक्ष्य 6,500 BC में मिलता है। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर है, इसमें एक साक्ष्य मिलता है कि ये लोग गड्ढे में रहते थे, कब्र में साथ कुत्ते को भी दफनाते थे, और मछली पालन जानते थे। तो ये सब हमको पाषाण काल की जानकारी मिलता है। उसके बाद लौह के युग के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लौह युग, लौह के समय में लोहे का प्रयोग सीख गया। अतरंजी खेड़ा UP में पहली बार इसकी का प्रमाण मिला है। उस समय चित्रित धूसर का उपयोग करते थे। मृद भांड मतलब बर्तन मिट्टियों के करते थे।
तो कब कब कौन कौन से बर्तन बनाना सीखे। काले और लाल को हड़प्पा काल में सीखे, गैरिक को पूर्व वैदिक काल में सीखे, चित्रित धूसर को उत्तर वैदिक काल में सीखे और पालिश के साथ मृदभांड को मौर्य काल में ही सीख पाए थे। अब हम देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में तांबे और पत्थर का उपयोग दोनों होता था। दैमाबाद तांबे का रथ मिला है, प्रमाण के रूप में है। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, मातृ देवी की प्रतिमा मिला हुआ है, तांबे का बना हुआ। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कुछ भारत में कुछ जो सभ्यता रहते थे। देखिए, महाराष्ट्र के पास जोरवे सभ्यता, राजस्थान गुजरात के पास आहाड़, मालवा के पास मालवा, और मालवा के पहले बाद में मध्य प्रदेश के पास कायथा संस्कृति रहता था। अब हम देख लेते हैं कि जो सभ्यता है वो कहाँ कहाँ निवास करता था। तो ये जो सिंधु सभ्यता है वो इस क्षेत्र में निवास करता था, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान, पंजाब आदि क्षेत्र में। उत्तर वैदिक काल में यहाँ तक फैला हुआ था। पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वो आगे बढ़ा और यहाँ तक फैला। और आगे जब हम देखते हैं मगध, तो यहाँ पर आगे बढ़ेगा। और ये बीच वाला क्षेत्र में पाषाण काल ज़्यादा फेमस था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो है प्रायद्वीप का पठार है और वहाँ पर इसलिए पाषाण पाया जाता था। जबकि बीच जो है वो तो यहाँ पर तेठिस आ गया था, जो हिमालय और यहाँ से जाने वाले नदियों से मैदान बना। तो मैदान बना है वहाँ पर, तो पत्थर तो पाया ही नहीं जाएगा क्योंकि वो रेतों और कंकड़ से बना था। तो इसलिए पाषाण काल ज़्यादा करके बीच वाले भाग में प्राप्त होता है। अब हम पृथ्वी के संरचना उत्पत्ति के संबंध में थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी के जो काल है उसको हम सबसे छोटा जो है उसको कल्प या शक कहते हैं, जिसकी संख्या 18 बताया गया है। उससे बड़ा जो है वो है युग, जो कि 4 प्रकार के युग है जो नीचे पढ़ेंगे। उससे जो बड़ा है वो है महाकल्प। महाकल्प को 5 बताया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महाकल्प। महाकल्प जो है वो है 5। पहला है प्री पैलियोजोइक, दूसरा पैलियोजोइक, तीसरा मेसोजोइक, चौथा सीनोजोइक और 5वां नियोजोइक। उसके साथ ही कल्प है, तो पहला जो महाकल्प है उसका कल्प 2 है, आर्कियन। आर्कियन में जीव रहित था पूरा पृथ्वी, नीस और ग्रेनाइट बस यहाँ पर था। प्री कैम्ब्रियन, इसमें अरावली और धारवाड़ ये दोनों जो पर्वत है वो बने थे, तो इसलिए अरावली को सबसे पुराना कहते हैं। अब देखते हैं हम जो युग है, प्राथमिक युग शुरू होता है यहाँ से पैलियोजोइक में, और उसका कल्प है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में विंध्य पर्वत बना, सूक्ष्म जीव पैदा हो गया, समुद्री घास भी पैदा हो गया। बोडोवेसियन, इसमें कुछ जानकारी नहीं है। लिसुरियन, मछली बनना शुरू हो गया, प्रवाल भित्ति शुरू हो गया। उसके बाद कार्बोनीफेरस, इस समय उभयचरों का विकास हुआ और कोयले का भी इसी समय विकास हुआ। उसके बाद परमियन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब हम देखते हैं द्वितीयक युग। इस समय के जो कल्प थे उसमें है ट्रियासिक। उस समय ट्रियासिक जो कल्प था उसमें रेंगने वाले जीव का विकास हुआ और गोंडवाना चट्टान का भी विकास हुआ। जुरैसिक में डायनासोर और कंगारू का विकास हुआ। क्रिटेशियस में कछुआ, एंडीज, रॉकी का विकास हुआ। उसके बाद आता है अगला है तृतीयक युग में जो कल्प है वो है पेलियोसिन। इसमें स्तनधारी जीव जैसे प्राइमेट का विकास हुआ। मनुष्य कपी के रूप में आया, गोरिल्ला आया, चिंपांजी आया और औरुंगटन आया। उसके बाद इयोसिन में ट्रांस हिमालय का विकास हुआ। ओलिगोसिन में वृहद हिमालय का विकास हुआ। मायोसिन में लघु हिमालय का विकास हुआ और प्लायोसिन में शिवालिक बना। और इसी समय मनुष्य की उत्पत्ति भी हो गया, लेकिन भारत में नहीं हुआ था। भारत में इसका साक्ष्य बाद में मिला, प्लेस्टोसिन में मिला। और लास्ट है होलोसिन। ये जो है ये चतुर्थक युग का है कल्प है, प्लेस्टोसिन और होलोसिन। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसको मेलुहा भी कहा गया है।
ये कांस्य सभ्यता था क्योंकि कांस्य को ये लोग जान गए थे। सबसे मान्य इसका काल है 2350 से 1750 BC, जो कि शाखा C14 कार्बन 14 के द्वारा खोजा गया। इसका अन्य महत्वपूर्ण काल बताने वालों में से है मार्शल, जिसने 3250 से 2750 बताया, फेयर ने 2000 से 1500 BC बताया, और व्हीलर ने 2500 से 1500 BC बताया, लेकिन माना जाता है 2350 से 1750 को। इसके बारे में सबसे पहले खोज पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जो थे जॉन मार्शल, उसके अंतर्गत काम करने वाले दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार खोजा, और वहीं से इसकी खोज शुरू होता है। अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ तक फैला। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में हम नक्शा को देखेंगे तो ऐसा त्रिभुजाकार ये फैला हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो ये अफ़गानिस्तान में 2 स्थान हैं और पाकिस्तान में 475 स्थान हैं, भारत में 925 स्थान हैं। तो इस हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा स्थान है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इतने राज्यों में फैला हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नगर नियोजन। नगर नियोजन जो था आद्य युगीन कांस्य सभ्यता था। प्रथम नगरीकरण यहीं से शुरुआत होता है। इससे पहले हम नगर के बारे में नहीं जानते थे। तो नगर हमेशा 2 भाग में बढ़ते थे। एक दुर्ग होता था जिसमें 4 दीवारी होता था, और दूसरा नगर होता था। नगर का बनावट इस तरीके से था कि देखिए यहाँ पर बीच बीच में गली है और ये मुख्य सड़क है। तो दरवाज़ा जो है, देखिए घर है, इसका दरवाज़ा जो है गली की ओर खुला है, ना कि मुख्य सड़क की ओर। घरों के दरवाजे सड़क पर नहीं गलियों में खुलते थे। अपवाद लोथल ऐसा है जिसके दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। घर में इस प्रकार से बना हुआ था जहाँ कुआं होता था, स्नानागार होता था, सीढ़ी होता था, 2 मंजिला होता था, बीच में आंगन होता था और सड़क होता था। सड़क के यहाँ प्रवेश द्वार के आगे रसोई और बाथरूम होता था। आंगन को पक्का केवल कालीबंगा में पाया गया है आंगन, बाकी सब आंगन कच्चा था। भौतिक पक्ष को अधिक महत्व, न कि धार्मिक पक्ष को यहाँ पर दिया जाता था। अब हम देखते हैं सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? तो सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं में सबसे पहले समाज में वर्ग विभाजन था। विशिष्ट वर्ग पुरोहित का ज़्यादा स्थान था। मध्यम में व्यापारी, कारीगर, सैनिक, जुलाहे, शिक्षक, प्रशासक होते थे, और पुरोहित जहाँ रहते थे वहाँ दुर्ग होता था। जबकि नगर में मध्यम और कमज़ोर वर्ग, मजदूर, दास, किसान, ये लोग रहते थे, यहाँ दुर्ग नहीं होता था। प्रजाति, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में कौन कौन से प्रजातियों में बटे थे, तो उसमें अल्पाइन थे, भूमध्य सागरीय सबसे ज़्यादा थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और मंगोलियाड, ये लोग रहते थे। स्त्रियों की दशा उस समय कैसे थी? तो स्त्रियों की दशा में मातृ प्रधान समाज था, इसलिए नाम आज हम भारत को भारत माता कहते हैं। मृण मूर्तियाँ पाया गया, उर्वरता और शक्ति की देवी कहा गया। सती प्रथा के साक्ष्य वहाँ मिलते हैं बिल्कुल। लोथल में 3 युग्म समाधि मिला, कालीबंगा में 1 युग्म समाधि मिला, जिससे पता चलता है कि वहाँ था सती प्रथा। खान पान में ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, और वेशभूषा में सूती के कपड़े पहनते थे। इसका सादे कपड़े में दिखाया गया है, कढ़ाईदार मोहनजोदड़ो के योगी को दिखाया गया है, उन्हीं कपड़े भी पहनते थे। इनके आभूषण में गरीब लोग सीप, शंख मिट्टी के पहनते थे, अमीर लोग सोने चांदी, मणि और हाथी दांत के पहनते थे। आभूषण का कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है श्रृंगारदान, मोहनजोदड़ो में मिला है चांदी के अंडा का चूड़ी, धौलावीरा में नहीं मिला है कुछ भी, कालीबंगा में मिला है हाथी दांत की चूड़िया, चंदहुदड़ो में मिला है लिपस्टिक। ये सब प्रमाण मिला है जिससे वहाँ के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। मनोरंजन के रूप में वहाँ शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षी लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना, ढोल मंजीरा नृत्य, ये सब मनोरंजन के साधन थे वहाँ पर। उसके बाद हम देख लेते हैं धार्मिक स्थिति। वहाँ धार्मिक स्थिति किस प्रकार था? तो सबसे पहले देखते हैं क्रियात्मक। मातृ देवी की पूजा होता था। पशुपति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मैके ने इसको खोजा था, जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था।
यहाँ पर मुहर में पशुपतिनाथ का मुहर में इस साइड में गेंडा और भैंसा है और इधर हाथी और बाघ है। इसमें दोहिस कहा गया है इसको। एक श्रृंगी पशु भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस प्रकार से ये मिला था। ये धार्मिक में दार्शनिक पढ़ा ना जा सका, इसलिए दार्शनिक पक्ष इसको पता नहीं चल सका। अब हम देख लेते हैं आर्थिक में सबसे पहले देख लेते हैं कृषि जलोढ़, नदी जलोढ़ से कृषि होता था। नगार मिला था, चक्की मिला था, फसल गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, लोथल में चावल, बाजरा मिला है। रंगपुर में धान की भूसी मिला है। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिला है। तो इस प्रकार कृषि के प्रमाण हैं। पशुपालन कृषि में उपयोग होता था। परिवहन, बेचने, भोजन, गाय, भैंस, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ, बारहसिंगा, ये सब, ऊँट, घोड़ा। तो ये जो ऊँट और घोड़ा है वहाँ मुहरों में इनका अंकन नहीं है, हालांकि पाया गया है लेकिन मुहर में कोई अंकन नहीं। प्रमुख पक्षी इसका एक श्रृंगी पशु था। और परिवहन के रूप में जल मार्ग बंदरगाह को खोज हुआ है और स्थल मार्ग में तांबे की गाड़ी का खोज हुआ है। इससे दोनों से पता चलता है कि परिवहन में इसका उपयोग होता था। अब देख लेते हैं शिल्प उद्योग में कपड़ा, मातृभांड, मिट्टी या धातु, मनके, सीप, लोथल, समुद्र में के रहने का पता मिलता है। लाल रंग के बर्तन में काले रंग की ज्यामिति मिट्टी में होता था। उसके बाद हम देख लेते हैं व्यापार में पक्ष में होता था। इसके फायदे में थे लोग। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुमेरियन, मिस्र, फारस की खाड़ी और अफगान या ईरान से इनका व्यापार होता था। इनका मुहर को पहले देख लेते हैं। मुहर मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक पाया गया। हड़प्पा सर्वाधिक अभिलेखित वाला मुहर पाया गया है हड़प्पा में। इनका जो मुहर था वो वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार होता था। सेलखड़ी या मिट्टी से बना होता था। और लिपि पशु, पक्षी और पेड़ पौधे लिपियों में होते थे, उसके मुहरों में होते थे। कुछ लिखा होता था या पशु, पक्षी या पेड़ पौधे। इसके लिपि के बारे में है कि पढ़ा ना जा सका। 1853 से 1923 के है। मूल चिन्ह 64 थे और चित्राक्षर होते थे। मछली सर्वाधिक इनके चित्राक्षर में है। यू आकार सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसका जो लिखावट हो इस तरीके से होता था, ABC यहाँ से शुरू होकर फिर इधर और फिर एस टाइप का लिखा जाता था। इस तरीके से लिखते थे लोग। साथ में आयात निर्यात के बारे में। आयात बहुमूल्य पत्थर कश्मीर से मंगाते थे। सोना कुलाय से, तांबा सेली खेतड़ी मद्रास से, लाजवर्द बदस्खा से, चांदी और शीशा ईरान अफगानिस्तान से। निर्यात में क्या क्या होता था? सीप के समान हाथी दांत के पैमाने, वस्त्र, मनके, ये सब निर्यात होता था। पैमाना इनका था हाथी दांत 16 के गुणज के रूप में होता था, उसी को 16 गुना कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। इसके पतन के संबंध में कई लोग कहें आर्यों के आक्रमण के कारण, ये कहा है व्हीलर, मैके और मार्शल ने। बाढ़ के कारण मार्शल, मैके, SR राव ने कहा है। मलेरिया से कैनेडी ने कहा। जलवायु के कारण स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा। जनसंख्या वृद्धि से के कारण बोला है लैम्ब्रक ने। तो इस प्रकार से ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब आगे हम देख लेते हैं उसके स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थान हैं और उसके बारे में क्या क्या विशेषता है।